पुष्पा के सिंडिकेट हेड बनने के बाद अब बारी है पुष्पा के रूल की। पूरे राज्य में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पुष्पा के कहने से ना हो और सभी मजदूर लोग भी पुष्पा की बहुत इज्जत करते हैं, बस शेखावत को छोड़कर, क्योंकि वो लेगा पुष्पा से बदला और बदला लेने के लिए क्या क्या करेगा और पुष्पा उसके सामने झुकेगा या नहीं, यही सब दिखाया गया है हमें इस मूवी में, जिसका नाम है पुष्पा द रूल। इसके डायरेक्टर हैं सुकुमार और इसकी अभी की IMDb रेटिंग है 6.8 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कोहामा पोर्ट जापान में, जहां कंटेनर्स की अनलोडिंग हो रही है, पर इंडिया से आया एक कंटेनर नीचे गिर जाता है जिसमें लाल चंदन की लकड़ियां थी। तभी वहां के कर्मचारी अपने बॉस को बुलाते हैं और कंटेनर में अच्छे से देखते हैं तो उसमें पुष्पा भी था और वो उसे रस्सी से बांधकर ऊपर लटका देते हैं। फिर वे एक हिंदी बोलने वाले को बुलाते हैं और कई बार पूछने पर भी वो कौन है और यहाँ क्यों आया है, पुष्पा कुछ नहीं बताता। फिर पुष्पा कुल्हाड़ी से रस्सी काटकर नीचे कूदता है और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के बीच पुष्पा उस हिंदुस्तानी आदमी को बताता है कि इंडिया से मेरा माल तो जापान आया, पर जापान से पैसा इंडिया नहीं पहुंचा, मैं वही लेने आया हूँ। फिर इनके बॉस को पुष्पा अपने कंधे पर उठाकर पोर्ट पर बनी सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है और फिर उस पर नीचे से सभी लोग गोलियां चलाने लगते हैं, जिनसे बचने के लिए पुष्पा भागता है और गाड़ी में से इन सब का बॉस निकलता है जो पुष्पा को गोली मारता है। गोली उसके कंधे पर लगती है जिससे वो समुद्र में गिर जाता है। फिर फ्लैशबैक में हमें पुष्पा का बचपन दिखाया जाता है, जहां कुछ बच्चे उसे तालाब से बॉल निकालने भेजते हैं। वो कहते हैं कि अगर तू तालाब से बॉल निकाल कर लाया तो हम सब मान लेंगे कि तू मोलेट्टी वेंकटरमन का बेटा है। पुष्पा तालाब में चला जाता है जबकि उस पे तैरना भी नहीं आता। पुष्पा बॉल को लेकर तालाब में डूबने लगता है और हम देखते हैं कि पुष्पा डरकर नींद से उठ जाता है, जैसे उसने कोई डरावना सपना देख लिया हो। श्रीवली भी उसके साथ उठ जाती है। फिर अगली सुबह मजदूर लकड़ी काटने जाने के लिए बैठे हैं। वहाँ एक सीनू नाम का मजदूर भी बैठा था जिसकी 2 दिन में शादी है। सभी उससे कहते हैं कि तेरी शादी है, तू क्यों काम पर जा रहा है। वो कहता है कि माल लेट हुआ तो पुष्पा भाई का नाम खराब नहीं होगा और फिर वे गाड़ी में चढ़ जाते हैं। उनके साथ भंवर सिंह शेखावत भी भेष बदलकर गाड़ी में चढ़ जाता है। फिर वे सब जंगल पहुंचकर लकड़ी काटने लगते हैं, पर जब वे सभी अपना माल लोड कर रहे थे और अपनी दिहाड़ी ले रहे थे, तभी शेखावत उन्हें अपना असली रूप दिखाता है और अपनी पूरी टीम को बुला लेता है। वे उन्हें चारों तरफ से घेर कर पकड़ लेते हैं। फिर सीनू की शादी वाले दिन उसका ससुर सीनू की जगह किसी और लड़के को बैठाने वाला था, पर उसकी बेटी कहती है कि वो शादी के वक्त तक आ जाएगा। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा उसी पुलिस स्टेशन जाता है जहां उसके सारे मजदूरों को बंद कर रखा था। इंस्पेक्टर से पुष्पा सीनू को छोड़ने के लिए बोलता है, पर वो मना करता है। फिर पुष्पा सभी को याद दिलाता है कि तुम सब किसके पैसे से मजे ले रहे हो। तब एक पुलिस वाला सीनू को बाहर निकाल देता है। पुष्पा देखता है कि सीनू को और बाकी सभी को चोट लगी है क्योंकि शेखावत के आदमियों ने उन्हें मारा था। फिर पुष्पा कहता है अब मैं सबको लेकर जाऊंगा और सभी पुलिस वालों को उनकी सैलरी के हिसाब से उनकी रिटायरमेंट तक का पूरा पैसा दे देता है। उसके बाद शेखावत और नथुलाल जब पुलिस स्टेशन आते हैं तो वो पूरा पुलिस स्टेशन खाली था। पुष्पा सभी को छुड़ा कर ले गया और सभी पुलिस वालों को भी रिटायर करवा दिया। उसके बाद पुष्पा MLA सिदप्पा के साथ CM से मिलने जा रहा था। श्रीवली पुष्पा से CM के साथ फोटो खिंचवा कर लाने को कहती है। वहां पहुंचने के बाद सिदप्पा पुष्पा को बताता है कि वो शेखावत के ट्रांसफर की बात CM से करेगा, पर पुष्पा उससे मना कर देता है क्योंकि फिर शेखावत को लगेगा कि पुष्पा ने डरकर उसका ट्रांसफर करवा दिया। फिर वे CM से मिलते हैं। जब पुष्पा CM के साथ फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा होता है तब CM उसके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर देता है। वो उसकी इंसल्ट भी करता है। पुष्पा बाहर आकर बैठ जाता है। फिर सिदप्पा भी उसके पास आकर बैठता है। यहाँ पुष्पा सिदप्पा से CM बनने के लिए बोलता है और पूछता है कि कितना पैसा लगेगा। सिदप्पा बताता है कि कम से कम 100 करोड़। तब पुष्पा कहता है कि 500 करोड़ देता हूँ, बन जाओ CM।
फिर वो सिदप्पा के साथ ही फोटो खिंचवाता है और केशव से कहता है कि इस फोटो का फ्रेम बनाकर अपने पास संभाल कर रख। इनके शपथ वाले दिन तेरी भाभी को गिफ्ट देना है। वो बाहर जाते समय मीडिया को बताता है कि 24 जुलाई को सीएम साहब घर आएंगे और वहीं मेरे साथ फोटो खिंचवाएंगे। उसके बाद सिदप्पा प्रताप रेड्डी के पास जाता है, जो कि एक सेंट्रल मिनिस्टर है। वो वहां जाकर खुद को सीएम बनाने की बात प्रताप रेड्डी से करता है और उसी वक्त पुष्पा प्रताप रेड्डी के भाई के पास पहुंचकर उसे 5 करोड़ रुपए देता है अपने भाई से बात करवाने के लिए और प्रताप रेड्डी के यहाँ 25 करोड़ रुपए पहुंचाकर उससे सिदप्पा को सीएम बनाने को कहता है। सिदप्पा उससे पूछता है कि इतना पैसा कहां से आएगा। फिर पुष्पा उसे बताता है कि जब सीनू को बीच से हटाकर सीधा मुर्गन को माल बेचा तो डबल मुनाफा हुआ। अब अगर किसी मुर्गन से भी बड़े खिलाड़ी को पकड़ेंगे तो और ज्यादा मुनाफा हो सकता है। वो वहां इंटरनेशनल जाने की बात कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि पुष्पा मालदीव्स में हमीद नाम के आदमी से मिलने जाता है। वो वहाँ टेम्पो में जाता है। हमीद उससे कहता है कि मैं मिनिमम 1000 करोड़ का धंधा करता हूँ, छोटा मोटा धंधा नहीं। 100-200 टन इंडिया में मुझे कोई भी दे देगा। पुष्पा कहता है कि मांग कर देख ले। फिर हमीद इंडिया में कई लोगों को फोन करता है, पर वे सभी पुष्पा के पास फोन करते हैं माल के लिए। फिर हमीद पुष्पा को सीरियसली लेता है और पुष्पा उससे 2000 टन माल की डील करता है 5000 करोड़ में। पर वो हमीद से सिर्फ 4900 करोड़ मांगता है, क्योंकि 100 करोड़ में वो उसका हेलीकॉप्टर ले जाता है और हमीद को उस टेम्पो में ही जाना पड़ता है। फिर पुष्पा 2000 टन माल इकट्ठा करने में लग जाता है, जिसके लिए उसे बहुत सारे मजदूर, ट्रक और ड्राइवर चाहिए। वो मजदूरों की दिहाड़ी 2000 से 10,000 रुपए कर देता है और बहुत सारे ट्रकों को और ड्राइवर्स को भी खरीद लेता है। फिर सभी सिंडिकेट मेंबर्स की मीटिंग होती है। वहाँ बिच्चा रेड्डी नाम का आदमी कहता है कि मुझसे सिर्फ 50 टन माल क्यों मांगा है, मैं 100 टन ला सकता हूँ। सभी उसे समझाते हैं कि वो मंगल श्रीनु का इलाका है, वहाँ से माल निकालना बहुत मुश्किल है, पर पुष्पा उसे माल लाने को बोल देता है। यहाँ श्रीवली पुष्पा को मटन टेस्ट कराने आती है। वो उसमें नमक ज्यादा बता देता है, जिससे वो गुस्सा होकर सारा मटन फेंकने लगती है। फिर पुष्पा अंदर जाता है उसे समझाने, पर वो पुष्पा पर गुस्सा करती है और वो पुष्पा को बहुत सुनाती है, पर पुष्पा उसे मना लेता है। फिर आगे हम देखते हैं कि दक्षा शेखावत के पास आती है और बताती है कि पुष्पा हजारों टन माल सीधा चाइना ले जाकर बेच रहा है। वो उसे बिच्चा रेड्डी के बारे में बताती है कि मैं जानती हूँ बिच्चा रेड्डी माल कहाँ से ले जाता है, तू बस उसे डरा तो सारा सिंडिकेट डर जाएगा। अब रात में शेखावत बिच्चा रेड्डी के ट्रक को पकड़ लेता है और उनमें आग लगा देता है। फिर वो बिच्चा रेड्डी को पुल से नीचे फेंक कर मार देता है। फिर सभी सिंडिकेट मेंबर्स मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। वहाँ एमएलए भी आता है। मंगल सीनू उसे ताना मारता है कि जब बड़ों का काम नौसिखिए बच्चे करेंगे तो यही होगा। और फिर कुछ सिंडिकेट मेंबर भी पुष्पा को अपने लिए खतरा बताते हैं। फिर एमएलए सिदप्पा सीधा जाता है शेखावत के पास। वहाँ एमएलए शेखावत और पुष्पा के बीच समझौता करवाने के लिए शेखावत को मुआवजा देने की बात करता है, पर शेखावत नहीं मानता। वो कहता है कि अगर आपके कोई सारे कपड़े उतरवाए तो आप मुआवजे से मान जाओगे। ये सुनकर एमएलए शेखावत के सामने अपने सारे कपड़े उतार देता है और उससे कहता है कि मैं पुष्पा से सॉरी बुलवा दूंगा, पर ये मामला खत्म करो, तभी सिंडिकेट अच्छे से चल पाएगी। फिर शेखावत एक बड़ी पार्टी रखवाता है जिसमें पुष्पा उसे सॉरी बोलेगा सबके सामने। वहाँ आने से पहले पुष्पा बहुत सारी शराब पीता है और फिर उस पार्टी में आता है जहाँ वो शेखावत को सॉरी बोल भी देता है। शेखावत उसकी सॉरी को रिकॉर्ड करके बार बार सुनता है और बहुत खुश होता है। फिर गाड़ी में जाते हुए पुष्पा अपने आप में बहुत गिल्टी फील कर रहा था। वो कहता है कि पार्टी में सब मेरे पे हंस रहे होंगे। वो केशव पर थोड़ा सा गुस्सा करता है और फिर गाड़ी लेकर अकेला वापस जाता है। उधर शेखावत अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था, तभी पुष्पा उसे अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर स्विमिंग पूल में फेंक देता है और फिर उसी पूल में टॉयलेट करने लगता है। फिर सभी शेखावत को पूल से निकालते हैं और ये देखकर शेखावत बहुत इंसल्ट फील करता है। वो पुष्पा पर गन तान देता है और पुष्पा भी अपनी गन निकाल लेता है, पर इन दोनों को सभी पकड़ लेते हैं।
फिर शेखावत पुष्पा को धमकी देता है कि वो उसका सारा माल पकड़ लेगा और पुष्पा भी उसे चैलेंज करता है कि एक लकड़ी भी पकड़ के दिखा, अगर पकड़ लिया तो मैं खुद सिंडिकेट छोड़ दूंगा और सारी जिंदगी मजदूरी करूंगा। अब हम आगे देखते हैं कि शेखावत अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर पूरे जंगल को ब्लॉक कर देता है, पर तभी उसे पता चलता है कि नदी में पानी का लेवल बहुत कम है। तो वो अपना दिमाग लगाता है कि पुष्पा नदी से ही अपना माल निकालेगा, और तभी बहुत सारे ट्रक नदी में से ही जा रहे थे। उनके पीछे पुलिस की गाड़ियां लग जाती हैं, पर पुष्पा ने पुलिस के लिए पहले से ही जाल बिछाया हुआ था, जैसे कि हाथियों से उनका रास्ता रोकना और बांध खुलवाकर नदी का वाटर लेवल बढ़वा देना। अब शेखावत अकेला ही उन ट्रकों के पीछे भागता है। तभी उसे बहुत सारी बैलगाड़ियां मिलती हैं। वो उन्हें लेकर ट्रकों का रास्ता बंद कर देता है। केशव ये बात पुष्पा को बताता है तो पुष्पा सभी से ट्रकों में से कूदने को कहता है और शेखावत सभी ट्रकों को पकड़ लेता है। वो सारा माल एक गोदाम में रखवाता है। वहाँ दक्षा और मंगल सीनू भी आते हैं। मंगल सीनू माल को देखकर समझ जाता है कि ये असली लाल चंदन नहीं है, लाल चंदन जैसा दिखने वाला सैंड्रा है। शेखावत कहता है कि एक चींटी भी इस जंगल से बाहर नहीं गई, तो माल गया भी तो गया कैसे। तभी उन्हें बैलों की आवाज आती है। वो बाहर आकर देखते हैं तो बहुत सारे बैल बिना गाड़ियों के वापस आ रहे थे। शेखावत समझ जाता है कि ये वही बैल हैं जिनको लेकर उसने ट्रकों का रास्ता रोका था। उसके आदमी एक बैलगाड़ी भी वहां लाते हैं, जिसकी लकड़ी तोड़कर वो देखता है तो पता चलता है कि वो लाल चंदन की थी। मतलब पुष्पा ने सभी लाल चंदन की लकड़ियों से बहुत सारी बैलगाड़ियां बनवाकर उन्हें आसानी से जंगल से बाहर निकाल दिया। अब पुष्पा भी वहां आता है और ये दोनों इशारों इशारों में बात करते हैं। फिर शेखावत उस बैलगाड़ी को दिखाकर कहता है कि तूने तो एक लकड़ी बोला था, मैंने तो पूरी बैलगाड़ी पकड़ ली। पर पुष्पा उसे ब्लास्ट कर देता है और शेखावत के हाथ कुछ नहीं लगता। फिर पुष्पा अपने परिवार के साथ काली माँ की पूजा में जाता है। पूजा करते समय श्रीवली को चक्कर आ जाते हैं। तब यहाँ पता चलता है कि श्रीवली प्रेग्नेंट है। फिर पुष्पा साड़ी पहनकर और बिल्कुल काली माँ जैसा भेष लेकर नाचने लगता है। श्रीवली उससे पूछती है कि ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि माँ के भेष में जत्रा में नाचने से मनोकामना पूरी होती है। वो माँ से अपने लिए बेटी मांग रहा था, क्योंकि वो अपने बेटे को खानदान का नाम तक नहीं दे सकता। फिर श्रीवली और पुष्पा मिलकर पूजा पूरी करते हैं। तभी वहाँ कुछ लड़के आकर माहौल खराब करने लगते हैं और लड़कियों को भी छेड़ते हैं। पुष्पा की भतीजी उनमें से एक को थप्पड़ मार देती है। फिर वो उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं, पर तभी पुष्पा आकर उसे बचा लेता है और वो उन सबको बहुत बुरी तरह से मारता है। उसके बाद मोहल्लेटी मोहन राज वहाँ आता है। वो फिर पुष्पा की बेइज्जती करता और अपने परिवार से दूर रहने को कहता है। उसे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि पुष्पा ने उसकी बेटी की इज्जत बचाई है। पर इस बार श्रीवली भी उसे खरी खूटी सुना देती है और कहती है कि नहीं चाहिए तेरे खानदान का नाम, और वे वहाँ से चले जाते हैं। फिर मोहन राज उन लड़कों का आधा सर मुड़वाकर उनके गले में चप्पल की माला डालकर उन्हें गधे पर बिठाकर वहाँ से भेजता है। फिर हमें दिखाया जाता है सीएम ऑफिस हैदराबाद, जहां सीनू, दक्षा और शेखावत सीएम से मिलने आते हैं। वे उसे बताते हैं कि पुष्पा तुम्हें हटाकर सिदप्पा को सीएम बनाना चाहता है। शेखावत कहता है कि माल पहुंचा और पैसे आ गए तो आपकी कुर्सी गई, और साथ ही उसे बताता है कि माल रामेश्वरम तक पहुंच गया है, क्योंकि वो जक्का रेड्डी का पीछा करवा रहा था। अब शेखावत तमिलनाडु पुलिस को साथ लेकर रामेश्वरम जाता है। वे वहां सभी नावों को चेक करते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी शेखावत समुद्र में कूद जाता है और उसे नीचे दिखाई देती हैं सभी लाल चंदन की बनी हुई बैलगाड़ियां, जो कि नावों से बांधी हुई थी। तभी सभी बोट वाले अपनी बोट लेकर भागने लगते हैं और शेखावत भी पुलिस वालों के साथ अपनी बोट लेकर उनके पीछे भागता है। लेकिन उसके पकड़ने से पहले ही वे सभी श्रीलंका बॉर्डर पार कर देते हैं। शेखावत भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है, पर तभी श्रीलंकन पुलिस आकर उन्हें रोक देती है और लाल चंदन सही सलामत श्रीलंका पहुंच जाता है, जिसका पैसा भी पुष्पा के यहाँ पहुंच जाता है, पूरा एक कंटेनर भरकर। पुष्पा 500 करोड़ प्रताप रेड्डी के यहाँ पहुंचा देता है, जिसकी वजह से सिदप्पा अब सीएम की शपथ लेता है। वो शपथ लेते ही पुष्पा से मिलने उसके घर आता है और यहीं सबको पता चलता है कि श्रीवली के फोटो मांगने की वजह से ही सीएम बदला गया है।
अब केशव उस दिन सिद्धप्पा के साथ खींची फोटो को हॉल में लगा देता है। फिर सीएम श्रीवल्ली के साथ और उसके परिवार के साथ फोटो खिंचवाता है। अब हम देखते हैं शेखावत को। वो उसी गोडाउन में बैठा था जहां उसने सैंड्रा को रखा है, जिसे उसने मीडिया को लाल चंदन बताया था। वहां नथुलाल उसे बताता है कि अब 2-3 दिन में नीलामी होगी और नकली लकड़ी के बारे में सबको पता चलेगा, तो आप सस्पेंड और मेरा ट्रांसफर। लेकिन शेखावत ने पहले ही इस चीज का इलाज ढूंढ रखा था। वो था सैंड्रा को जलाने का, क्योंकि जलाने के बाद किसी को पता नहीं चलेगा कि ये लाल चंदन नहीं है, और वो सारा सैंड्रा जला देता है। सैंड्रा जलाते समय वो अंदर ही था, नहीं तो सबको डाउट होता। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि पुष्पा अपने बेड से नीचे सो रहा है ताकि श्रीवली को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। अब पुष्पा उसकी बहुत केयर करता है। फिर पुष्पा के यहाँ उसकी भाभी आती है। वो बताती है कि कावेरी को, यानी कि पुष्पा की भतीजी को, कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। कावेरी को उठाकर ले जाने वाला वही लड़का था जिसने जथरा में उसके साथ बदतमीजी की थी। वो मोलेटी मोहनराज से 2 करोड़ रुपए की मांग करता है और साथ ही सर मुंडवाकर गांव का चक्कर लगाने को कहता है। पुष्पा उनकी बात सुनकर कमरे में चला जाता है और अंदर से अपनी गन लेकर बाहर आता है। फिर वो सीधा जाता है टीवी चैनल वालों के यहाँ। वहाँ से वो लाइव ब्रॉडकास्ट करता है और अपनी भतीजी को उठाने वालों को जान से मारने की धमकी देता है। वो उन्हें सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता है लड़की को वापस वहीं छोड़कर जाने को जहां से उसे उठाया था, और साथ ही वहां के लोगों को आधे घंटे का समय देता है उसे ढूंढकर निकालने के लिए। वो कहता है कि जब तक वो लड़की मिल नहीं जाती, जिले में गवर्नमेंट का रूल नहीं है, पुष्पा का रूल है, और पूरे चित्तौड़गढ़ को सीज करवा देता है। उधर प्रताप रेड्डी सीएम ऑफिस हैदराबाद आता है। वो सिद्धप्पा को बताता है कि पुष्पा की भतीजी को उठाने वाला कोई और नहीं, मेरे भाई का बेटा है, बुग्गा रेड्डी। फिर सिद्धप्पा पुष्पा को फोन करके ये बात बताता है और उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है, पर पुष्पा उल्टा उसे ही सुना देता है, जिसे प्रताप रेड्डी भी सुन लेता है। सिद्धप्पा प्रताप रेड्डी से कहता है कि पुष्पा से पहले हमें बुग्गा रेड्डी को ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो पुष्पा उसे मार देगा। और तभी सुप्पा रेड्डी, प्रताप रेड्डी का भाई, अपने बेटे को ढूंढने निकल जाता है। उधर बुग्गा पुष्पा का वीडियो टीवी पर देखता है और उससे फोन करके 10 खोखे मांगता है, पर वो उसे अकेले आने को कहता है। पुष्पा पैसे लेकर अकेला ही वहां पहुंच जाता है। बुग्गा ने कावेरी को गन पॉइंट पर ले रखा था, जिसके सहारे से वे पुष्पा को मारने लगते हैं। वे उसे साड़ी और चूड़ियां भी पहनाते हैं। फिर वहां और लोग आ जाते हैं और वो भी उसे मारते हैं। पुष्पा कावेरी की वजह से चुपचाप पिट रहा था। फिर वे उसके हाथ पैर बांध देते हैं और फिर कावेरी को वहां लाते हैं और उसके साथ पुष्पा के सामने ही बदतमीजी करने लगते हैं, जिसे देखकर पुष्पा बिल्कुल पागल सा हो जाता है। और हाथ पैर बंधे होने के बाद भी वो उन्हें कुत्ते की तरह भगा भगा कर मारता है। जिन हाथ पैरों से उन्होंने कावेरी को छुआ था वो उन्हें भी काट देता है। जब वो बुग्गा को मारने वाला था तभी केशव और उसके लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें सीएम ने भेजा था पुष्पा को रोकने। पर पुष्पा त्रिशूल को उसके आर पार करके उसे मार देता है। उसी वक्त सुप्पा रेड्डी वहां पहुंचकर ये देख लेता है और वो भी कावेरी को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। तभी पुष्पा उसे भी वहीं मार देता है। फिर हम प्रताप रेड्डी को अपने भाई और भतीजे का अंतिम संस्कार करते हुए देखते हैं। उधर पुष्पा के घर उसका बड़ा भाई मोलेटी मोहनराज आता है। वो वहां कावेरी की शादी का कार्ड देने आया था। वो पुष्पा की मां से अपने किए की माफी मांगता है और उन्हें छोटी मां कहकर बोलता है, पर पुष्पा उससे मिलने नहीं आता। मोलेटी मोहनराज पुष्पा की मां से कहता है कि कावेरी जिद पकड़कर बैठी है, अगर पुष्पा चाचा शादी में नहीं आए तो वो शादी नहीं करेगी, और वहां से चला जाता है। पुष्पा ये देखकर बहुत रोता है। फिर कावेरी के शादी वाले दिन पुष्पा अपने पूरे परिवार के साथ अपने भाई के घर जाता है। वे उसका अच्छे से स्वागत करते हैं और कावेरी भी ये देखकर बहुत खुश होती है। उधर प्रताप रेड्डी के यहाँ शोक सभा में हम देखते हैं कि मंगल शीनू, मुर्गन और जॉली रेड्डी सभी आते हैं। वहाँ प्रताप रेड्डी कहता है कि वो क्यों नहीं आया जिसे आना चाहिए था। एक आदमी बताता है कि वो तो नहीं आए, पर उनका मैसेज आया है। वो एक फूलों का गुलदस्ता था जिसमें एक स्कल वाला फेस मास्क रखा था, और ऐसा ही मास्क वाला गुलदस्ता हमें कावेरी की शादी में मिले गिफ्ट्स में भी रखा दिखाया जाता है,
जो कि ब्लिंक कर रहा था एक बॉम्ब की तरह। और कहीं दूर एक आदमी उसका डेटोनेटर दबा देता है जिससे एक धमाका होता है। अब पता नहीं ये धमाका उसी शादी में हुआ है या कहीं और ये आदमी कौन है, ये कहानी अब आगे पुष्पा 3 द रैम्पेज में दिखाई जाएगी और यहीं इस मूवी को ख़त्म कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इस मूवी की कहानी कैसी लगी। ऐसे ही और बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।